my dear young viewers and my dear scholars. Hello, how are you? और कैसे हैं मेरे मित्रों? And you are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश and your teacher रेनू is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लैमिंगो का लेसन नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स. नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है लेसन का एंड इट इज़ रिटन बाय अशोका मित्रन. ओके, तो पोइट्स तो आपको पता है क्या होता है. पैनकेक क्या होता है? पैनकेक मटेरियल होता है जिससे कि मेकअप किया जाता है और जनरली आज भी ये अवेलेबल तो है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में अशोका मित्रन के समय में ये अवेलेबल था. ओके, तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा टॉपिक वाइज जो है वो टॉपिक बना करके बनाए हैं मैंने, और उनके हिसाब से मैं आपको समरी बताती हूँ जिससे कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें. ओके, सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे द मेकअप डिपार्टमेंट. मेकअप डिपार्टमेंट कैसा है? मेकअप डिपार्टमेंट जो है इट इज़ अ रूम वॉज लाइक अ हेयर कटिंग सैलून विद ब्राइट लाइट्स एंड मिरर्स. और ये जो मेकअप रूम है वो कैसा है? ऐसा लगता है जैसे बाल काटने का कोई सैलून है. बहुत ब्राइट लाइट्स हैं, फ्लोरोसेंट लाइट्स हैं और शीशे लगे हैं सब तरफ. और ये जो है जो मेकअप रूम है सबसे पहले इसे एक बंगाली ने चलाया, उसके बाद महाराष्ट्रियन ने, और उसके बाद में एक आंध्राइट ने, आंध्रा के एक व्यक्ति ने उसकी सहायता की, और फिर उसके बाद में एक मेड्रास क्रिश्चियन ने और एंग्लो बर्मीज़ ने, और उसके बाद में कुछ लोकल तमिल्स ने इस मेकअप रूम को, मेकअप डिपार्टमेंट को चलाया. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है ना, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, है ना. एक अनेकता में एकता का ये एक सिंबल है मेकअप डिपार्टमेंट. तो यहाँ इस मेकअप डिपार्टमेंट में ना एक खासियत क्या है? हायरार्की वॉज फॉलोड इन द मेकअप डिपार्टमेंट. हायरार्की का मीनिंग जो सीनियर हैं वो बड़े बड़े मेन जो एक्टर हैं उनका मेकअप करते हैं, और जो जूनियर हैं वो छोटे जो आर्टिस्ट हैं बाकी उन लोगों का मेकअप करते हैं. तो इट इज़ द हायरार्की. ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसमें आता है टॉपिक द ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय है यहाँ पे जो कि ही वॉज इन अर्ली 40s. दैट ही वॉज बॉय कहना बेकार ही है, लेकिन उसे ऑफिस मैन भी नहीं कह सकते हैं. तो ऑफिस बॉय जो है ही वॉज अबाउट 40 years ओल्ड, और वो क्राउड का मेकअप करता है. और उसने जो है एक एक्टर की तरह इसको जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था. एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर की तरह, और कुछ वह पोइट भी था. उस हैसियत से उसने इसको जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था. और लेकिन बट हर होप्स वर ऑल ब्रोकन एंड ही वाज डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड. और उसकी यहाँ पर आकर सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया और वह बिल्कुल निराश हो गया. ओके, नाउ इनसाइड जेमिनी स्टूडियो में क्या होता था? ड्यूटी ऑफ द राइटर टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स. और ये जो ऑफिस बॉय है जो भी हैं, तो इनकी जो अशोका मित्रन है, इनकी ड्यूटी क्या थी कि न्यूज़पेपर में से छोटी सी क्लिपिंग्स को, इंपॉर्टेंट क्लिपिंग को काटना और फिर उसके बाद में उनको फाइल के अंदर सेव करके रखना. एवरीवन थॉट हिम एज फ्री. हर कोई उसके काम को बेकार समझता था और उसे एडवाइस करता था और उसको समझता था कि ये तो फ्री है. तो ऑफिस बॉय एक्सप्रेस्ड हिज एंगर अगेंस्ट सुबू नंबर 2 एट द स्टूडियो. और इसके लिए जो ऑफिस बॉय है, जो कि ये जो अशोका मित्रन है ऑफिस बॉय हैं, उनको बड़ा ही गुस्सा आता था. किसके ऊपर? सुबू के ऊपर, जो कि इस स्टूडियो में नंबर 2 पर था. अब देखिए सुबू कौन है. सुब्बू जो है उसका पूरा नाम है कोथामंगलम सुब्बू, और वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था. वो हमेशा बॉस के साथ रहता था, ऑलवेज अकम्पनीड द बॉस. और वो स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर था. स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन थे? लॉयर, वकील, राइटर एंड पोइट्स थे, जो कि सभी बहुत ज़्यादा हंसमुख थे और लॉयल भी थे. और सबकी आदत थी हैबिट ऑफ बीइंग नाइस. सबकी आदत थी अच्छा दिखाने रहने की, और सभी चैरिटेबल भी थे, बहुत ही दयालु भी थे. और जो है वो जो कोथामंगलम सुब्बू है वो हमेशा जो है चीयरफुल रहता था और लॉयल रहता था. उसकी अच्छा दिखने की आदत थी और बड़ा ही चैरिटेबल था, दयालु था वो. और वो बहुत सारे वेज जो हैं फिल्म के सीन को फिल्माने के लिए बहुत सारे सीन को सजेस्ट करता था. और वह एक पोइट भी था. ही वॉज अ पोइट एंड एन अमेजिंग एक्टर. और वह एक बहुत ही अद्भुत कलाकार भी था, कोथामंगलम सुब्बू. और उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे, और उनमें सबसे मेन कौन था? ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय मतलब अशोका मित्रन उसके सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग उसके एनिमीज़ में से एक थे.
अब यहाँ कोथामंगलम सुब्बू तो था नंबर 2 पर, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जेमिनी स्टूडियो में और वो है लॉयर। लॉयर क्या, वकील, जो कि कानूनी सलाहकार है, वो स्टोरी डिपार्टमेंट में था। हालांकि दैट ही वॉज नॉट वेरी पॉपुलर, कोथामंगलम सुब्बू की तरह वह ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं था। और एक बार उसने क्या किया था कि एक वहाँ पर जो एक्ट्रेस थी वो बहुत नाराज़ हो गई थी और उसकी नाराज़गी में उसने जो जो भी बोला उस सबको रिकॉर्ड कर लिया, और इसीलिए जो है वो जो एक्ट्रेस थी वो वहाँ से एक्टिंग को छोड़ करके सीन वहाँ से चली गई। सभी लोग वहाँ पर जितने भी थे जेमिनी स्टूडियो में, सभी लोग ज़्यादातर धोती या ऊपर कुर्ता पहनते थे, लेकिन ये जो लॉयर था वो पैंट और कोट पहनता था, टाई पहनता था। ये दूसरे लोगों से अलग था, दैट ही वॉज टोटली डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। स्टोरी डिपार्टमेंट जो था वो बंद हो गया और इसीलिए लॉयर की जॉब चली गई। ठीक है, अब जेमिनी स्टूडियोज़ में, जेमिनी स्टूडियो जो है द फेवरेट मीटिंग प्लेस ऑफ पोइट्स, पोइट्स का एक बहुत ही पसंदीदा स्थान था जेमिनी स्टूडियो। मिस्टर वसंत जो है, पहले बताना चाहिए था मुझे, मिस्टर वसंत जो है यहाँ के बॉस हैं, जो कि तमिल वीकली के एडिटर भी हैं। तमिल वीकली जो है हफ्ते में एक बार निकल करके आती है एक पत्रिका, आनंदा विकटन उसके ऑथर एडिटर भी हैं, और वो भी एक प्रसिद्ध पोइट भी हैं। और उन्होंने जो है वो क्या किया, स्टूडियो को विज़िट किया। वे सभी के सभी खादी पहनते थे और कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। 1952 में फ्रैंक बुचमैन मॉरल्स रीआर्मामेंट आर्मी विजिटेड द स्टूडियो, और 1952 में फ्रैंक बुचमैन मॉरल की रीआर्मामेंट जो आर्मी थी उन्होंने स्टूडियो का आकर विज़िट किया, और उन्होंने जो है जो भी नाटक किए तो तमिल प्लेस कॉपीड देयर सेट्स फॉर ईयर्स। और जो मिस्टर वसंत थे वो भी नाटक या फिल्म वगैरह किया करते थे, तो उन्होंने उनके जितने भी तौर तरीके थे फ्रैंक बुचमैन के नाटक फिल्माने के, उन्होंने सब उनको कॉपी कर लिया। होस्टिंग 200 पीपल और 20 नेशनैलिटीज़ वॉज ग्रेट चेंज। और यहाँ पर 200 पीपल जो थे अलग अलग नेशनैलिटी के, ये एक बहुत बड़ा चेंज था, जो कि यहाँ पर इनके यहाँ पर विज़िट करने के लिए भी आए थे, देखने भी आए थे। ठीक है, फिर इसके बाद में एक इंग्लिश पोइट भी आया था यहाँ पर, और वो जो इंग्लिश पोइट है वो बहुत टॉल एक अंग्रेज़ था, लंबा अंग्रेज़ था, एक पोइट था, और उसने स्टूडियो को आकर विज़िट किया, और बॉस ने, मिस्टर वसंत ने उस पोइट का वेलकम भी किया। जो पोइट है उसके तौर तरीके अंग्रेज़ों वाले हैं। ही स्पोक विदाउट बीइंग अंडरस्टूड, वह बिना समझे हुए बोलता रहता है। ठीक है, और ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट अशोका मित्रन सो अ पाइल ऑफ बुक्स विद अ बुक टाइटल द गॉड दैट फेल्ड। और एक बार अशोका मित्रन बाहर जा रहे थे और बहुत सालों की रिटायरमेंट के बाद जब वहाँ उन्होंने उसको जेमिनी स्टूडियो को छोड़ दिया तो बहुत सारा ढेर उन्होंने किताबों का देखा। एक किताब उन्हें मिली और उस किताब का टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड, है ना। तो ये जो है कलेक्शन था, ये जो बुक थी द गॉड दैट फेल्ड, ये एसेस का कलेक्शन था, निबंध का कलेक्शन था, और इसके अंदर 6 बड़े ही एमिनेंट राइटर, बड़े ही प्रसिद्ध लेखकों ने इसको लिखा था। ठीक है, और तब पता लगा कि जो एडिटर है ना इस बुक के वो हैं स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, और यही पोइट था जिसने कि आकर के जेमिनी स्टूडियो को देखा था, और इट क्लियर द मिस्ट्री ऑफ स्पेंडर्स विजिट टू द स्टूडियो। और इससे अशोका मित्रन को क्लियर हो गया, वो रहस्य क्लियर हो गया कि जो स्पेंडर है वो स्टीफन स्पेंडर स्टूडियो को देखने क्यों आए थे। ओके, तो यस नाउ ये मैंने समरी आपको पॉइंट पॉइंट करके बता दी है, और आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड पोइट्स एंड पैनकेक्स, कवि और पैनकेक होता है मेकअप करने का मटेरियल। अशोका मित्रन 1931 birth and 2017 death. A Tamil writer recounts his years at Gemini Studios in his books। और एक तमिल राइटर हैं, उन्होंने मेमोराइज किया है अपने उन सालों को जो उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ में बिताए थे, और उनकी किताब है जिसमें उन्होंने पूरा जेमिनी स्टूडियो के बारे में लिखा, माई ईयर्स विद बॉस, ये उनकी बुक का नाम है। और उन्होंने पूरा वर्णन जो है जेमिनी स्टूडियो का किया था, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत के हर पक्ष के ऊपर इन फिल्मों का कितना प्रभाव था, ये सब भी उन्होंने बताया। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई, जेमिनी स्टूडियो
चेन्नई में था, वो सेटअप इन 1940, जो कि 1940 में सेट हुआ। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली फिल्म बनाने वाली संस्था थी भारत की इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, और भारतीय फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में बहुत शुरुआती दिनों में ये बहुत प्रभावशाली फिल्म बनाने वाली संस्था थी। इट्स फाउंडर वॉज एस वसंत, और इस जेमिनी स्टूडियो के जो कर्ता धर्ता थे वह एस वसंत थे। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, और अशोका मित्रन जो थे, जो कि राइटर हैं, और उनकी ड्यूटी क्या थी जेमिनी स्टूडियो में कि न्यूज़पेपर में से कुछ कुछ क्लिपिंग्स को, छोटी छोटी खबरों को काटना ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर हों, एंड स्टोर दैम इन फाइल्स, और उनको फाइलों के अंदर रखना। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटर्न आउट बाय हैंड, और कुछ कुछ खबरें उन्हें हाथ से भी लिखनी पड़ती थीं। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, हालांकि वह एक बहुत ही अमहत्वपूर्ण काम किया करते थे। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ जेमिनी फैमिली, और जेमिनी स्टूडियो के अंदर जितने भी लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सभी मेंबरों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार यही थे, अशोका मित्रन थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, और ये जो चैप्टर है, जो पार्ट है, ये दिया हुआ है, कहाँ से दिया हुआ है, उनकी जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उसमें से दिया है। नाउ कुछ यहाँ पर देखिए जो नीचे, नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ब्लू ओवर का मतलब क्या होता है? डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। कैटापुल्टेड का मीनिंग पहुँचना। प्लेड इनटू देयर हैंड्स का मीनिंग उनके हाथों इत्यादि में खेलना। हर्ड अ बेल रिंगिंग, और बेल बजने की आवाज़ सुनना। वॉज डम्ब स्ट्रक, बिल्कुल स्तंभित रह जाना, हैरान रह जाना, चुप हो जाना। अ कोट ऑफ मेल, एक मेल का एक कोट, और द फेवरेट हॉर्न का मीनिंग पसंदीदा स्थान। ओके, नाउ पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल। पैनकेक एक बहुत ही ब्रांड, बड़ा महत्वपूर्ण नाम था मेकअप करने की सामग्री का। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स, जिसे जेमिनी स्टूडियो ट्रक भर भर कर खरीदा करता था। ग्रेटा गार्बो, ग्रेटा गार्बो कौन है? एक स्वीडन की एक्ट्रेस है। 1954 में उनको ऑनरेरी ऑस्कर दिया गया था क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ना भूलने वाली अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंस थी, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आता है, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरतों में से एक थी, और उनको बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री का भी अवार्ड दिया गया था, वोट किया गया था। तो ये है ग्रेटा गार्बो। मस्ट हैव यूज्ड इट, शायद ग्रेटा गार्बो ने भी पैनकेक का यूज़ किया होगा। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर ने भी इसका प्रयोग किया होगा। वैजयंती माला, वैजयंती माला को तो आप जानते ही हैं, इंडियन एक्ट्रेस हैं, और जो है an Indian actress whose performance was widely appreciated in Bimal Roy's देवदास। देवदास में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। शी वॉन 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स फॉर हर एक्टिंग, अपनी एक्टिंग के लिए उन्होंने 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीते, और अब वह एक्टिव पॉलिटिशियन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर विजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। और विजयंती माला ने भी इसका प्रयोग किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री ने इसका नाम पैनकेक का कभी नहीं सुना होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग, और जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट सीढ़ियाँ चढ़कर एक बिल्डिंग के अंदर, इमारत में बना है। दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स, जो कि माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। अस्तबल नहीं, रॉबर्ट क्लाइव जो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज सोल्जर थे और एक प्रशासन करने वाले थे, जिन्होंने इंडिया को ब्रिटिश के लिए एक बहुत ही ब्रिटिश लोगों के लिए इंडिया के अंदर, ब्रिटिश लोगों को स्थान दिलाया इंडिया के अंदर, और इसीलिए जो है इनको रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल कहा जाता है यहाँ पर। और ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल है उनका, इंडिया के अंदर उनको स्थापित करने का। ठीक है,
तो यहाँ पर उस बिल्डिंग में था जो कि माना जाता है जहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव रहा करते थे। आ डजन अदर बिल्डिंग्स और दर्जनों दूसरे इमारतें इन द सिटी, शहर में आर सेट टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, और भी बहुत सारी इमारतें हैं, कही जाती हैं कि वो भी उनके रहने के, रॉबर्ट क्लाइव के रहने के स्थान थे। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उनकी छोटी सी जिंदगी में, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मैड्रास, यहाँ तक कि बहुत कम समय वे मैड्रास में रुके, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, ऐसा लगता है रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, और इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत के दूर दूर के कोने अतरों में असंभव लड़ाइयों को लड़ा, एंड मैरिंग मेडन, और एक खूबसूरत लड़की से शादी की सेंट मैरी चर्च में, इन फोर्ट, एक किले के अंदर, और किले का नाम है सेंट जॉर्ज इन मैड्रास। ठीक है। नाउ द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, और मेकअप रूम ऐसा लगता था जैसे बाल काटने का सैलून था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और सभी जगह लाइटें लगी थी, हर एक कोण पर लाइटें लगी थी, और कम से कम आधा दर्जन शीशे लगे थे। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट, और ये सारी की सारी कैसी थी? इनकैंडेसेंट का मीनिंग होता है ग्लोइंग। ठीक है, सभी चमकने वाली रोशनियां थी। सो यू कैन इमेजिन, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं, द फायरी माइजरी, आग जैसी दुख ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो लोग भी यहाँ बैठकर मेकअप कराते होंगे उनके लिए ये स्थान मुसीबत का आग से भरा हुआ होता होगा। चारों तरफ लाइटें है ना, और बहुत सारे शीशे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली, मेकअप डिपार्टमेंट को सबसे पहले संभाला एक बंगाली ने, हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट, और वह स्टूडियो में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा अपने आप को मानने लगा और वह छोड़ गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन ने मेकअप डिपार्टमेंट को संभाला, हु वॉज असिस्टेड बाय ए धारवाड़ कन्नडिगा, और उसकी सहायता करता था धारवाड़ कन्नडिगा, कन्नड़ का एक व्यक्ति जो एक आंध्राइट था। मैड्रास इंडियन क्रिश्चियन, उसके बाद में मद्रास का एक भारतीय क्रिश्चियन ने संभाला, एंड एंग्लो बर्मीज, उसके बाद एंग्लो बर्मीज ने, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और उसके बाद में सामान्य लोकल तमिल के लोगों ने इसे संभाला। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and दूरदर्शन, और ऐसा लगता है कि ये भारतीय नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग कि यहाँ पर भारत के रंग रंग के अनेकता में एकता का ये मेकअप डिपार्टमेंट बहुत बड़ा उदाहरण था। किसके आगे? AIR, ऑल इंडिया रेडियो के आगे, और दूरदर्शन बिगिन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। ऐसा लगता है भारतीय एकता के ऊपर जितने प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता होगा, उतनी भारतीय एकता का उदाहरण ये मेकअप डिपार्टमेंट था, क्योंकि तरह तरह के लोग आए। द गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन को टर्न, और वह भारतीय एकता से जुड़े हुए लोगों का समूह जो कि मेकअप मैन कहलाते थे, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, और किसी भी अच्छे लगने वाले व्यक्ति को, ये जितने भी मेकअप मैन थे ये सारे के सारे मिलकर किसी भी अच्छे लगने वाले आदमी को एक बदसूरत लाल रंग का शैतान बना देते थे, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, जो कि ट्रक भर भर के पैनकेक आता था, उसकी सहायता से ये मेकअप मैन अच्छे से अच्छे मनुष्य को शैतान का रूप दे देते थे। एंड a number of other locally made potions and lotions, और पैनकेक के अलावा और भी बहुत सारे सामान्य पोषण और लोशन लिक्विड
पोषण लोशन क्या होते हैं, लिक्विड का यूज़ वह करते थे मेकअप करने के लिए। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, और ये वो दिन थे जो अक्सर देश के अंदर ही, स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स, सिर्फ 5% फिल्म्स बाहर, जेमिनी स्टूडियो के बाहर जाकर फिल्माई जाती थीं। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly, और ऐसा मैं सोचता हूँ कि सेट और स्टूडियो लाइट को ज़रूरत थी उन लड़के और लड़कियों की जो कि टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, जिससे कि वह भी अपने आप को इन मेकअप के ज़रिए बदसूरत करके मूवी के लिए अपने आप को प्रेजेंटेबल, मूवी के लिए अपने आप को दिखाने योग्य बन जाएं। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. हायरार्की का मतलब होता है पहले, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। तो इस तरह से एक हायरार्की मेकअप डिपार्टमेंट में जो है वो फॉलो की जाती थी। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली, और जो मुख्य मेकअप मैन होता था वह मुख्य कलाकार और मुख्य हीरो और हीरोइन को बदसूरत बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो, और उसका सीनियर जो सहायक होता था वो दूसरे हीरो और हीरोइन को बदसूरत बनाता था। और जूनियर असिस्टेंट जो होते थे द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद में जो जूनियर होते थे ना मेकअप मैन, जो सहायक होते थे, वो मेन मुख्य कॉमेडियन और उसके बाकी के सभी लोगों को बदसूरत बनाते थे। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy, और वो लोग जो कि भीड़ का रोल अदा करते थे, ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी थी उनको बदसूरत बनाने की। Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy, और Gemini studio के डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय भी था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, और उन दिनों में जब भीड़ को भी शूटिंग के दौरान लिया जाता था, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल। आप ऑफिस बॉय को देख सकते हैं कि एक बड़े से बर्तन में वो पेंट को घोलता था, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और जिन्होंने भी भीड़ में लोगों ने शूटिंग में हिस्सा लेना होता था, स्लैपिंग का मतलब उनके मुंह पर वो पेंट थोपा करता था। The idea was to close every pore on the surface of the face, और इसका विचार ये था, इस पेंट को मुंह पर थोपने का विचार ये था कि मुंह के ऊपर जितने भी छेद हैं वे सभी इस पेंट से भर जाएं इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, और मेकअप को अप्लाई करने की प्रक्रिया के दौरान ये फेस बिल्कुल चिकना हो जाए। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, जो ऑफिस बॉय है वाकई में वो एक लड़का सा नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो अपने 40 वर्षों के नज़दीक था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले वह इस स्टूडियो में आया था। इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, और इस उम्मीद में आया था कि वह एक सितारा कलाकार बनेगा, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर या फिर गाने इत्यादि लिखने वाला बनेगा। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट, और वह थोड़ा बहुत कवि भी था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, और क्यूबिकल क्या होता है, जिसकी आधी दीवारें कांच की होती हैं। और उन दिनों में मैं एक ऐसे कमरे में काम करता था जिसे क्यूबिकल कहते हैं। 2 होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, उसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज थी। I did not know at that time they were called French windows. उस समय मैं ये नहीं जानता था कि इन्हें फ्रेंच विंडोज कहा जाता है। Seeing me sitting at my desk, और लोग मुझे देखा करते थे, मैं अपने डेस्क पर बैठता था। Tearing up newspapers, मैं अखबारों को फाड़ता था। इन एंड डे आउट, दिन रात में अखबारों को फाड़ा करता था। एंड मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, ज़्यादातर लोग ये सोचा करते थे कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और असंभवतः जो बॉस है मिस्टर वसन, वह भी ऐसा ही सोचा करते थे कि मेरे पास कोई काम नहीं है।
सो एनी वन हु फेल्ट, और इसीलिए कोई भी जो महसूस करता आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज, और मुझे कोई ना कोई काम पकड़ा देता, वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल, जबरदस्ती मेरे क्यूबिकल में घुसा आता, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और मुझे लंबा चौड़ा भाषण देता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, और जो ऑफिस बॉय था जो कि अशोक मित्रन हैं, उन्होंने मेकअप डिपार्टमेंट में ये निर्णय कर लिया था, आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग, कि कितना खुश थे वो कि कितना ज़्यादा एक पढ़ा लिखा talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts, और वो डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ नाइयों के लिए है, और परवर्ट कौन होते हैं, जो कि औंधी खोपड़ी वाले, बिल्कुल मूर्ख, बिल्कुल बेकार लोगों के लिए। उन्होंने ये सोचा था ये मेकअप डिपार्टमेंट सिर्फ नाइयों के लिए है और सिर्फ औंधी खोपड़ी वाले बिल्कुल मूर्ख लोगों के लिए है। Soon I was praying for crowd shooting all the time, और जल्दी ही मैं भीड़ की शूटिंग का जो है वो प्रेइंग उनके लिए प्रार्थना करता रहता कि भीड़ की शूटिंग आ जाए जिससे कि मैं भी बिजी हो जाऊं। Nothing short of it could save me from his epics, और कोई भी मुझे इस एपिक से, इन ग्रंथों की से मुझे कोई भी बचा नहीं सकता था। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और जितने भी उदाहरण थे निराशा के, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, और आपका जो गुस्सा है सीधा एक ही व्यक्ति पर फूट पड़ता है, ओपनली चाहे खुले रूप में, और कॉवर्डली चाहे रहस्यमय रूप में। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड, और मेकअप डिपार्टमेंट में ये जो व्यक्ति था, मतलब कि ऑथर, उसे पूरी तरह से वह विश्वास था दैट ऑल हिज वूज, कि उसकी जितनी भी दुख परेशानियां हैं और उसकी जितनी भी इग्नोमिटी है, इग्नोमिटी का मीनिंग जितनी भी उसकी इग्नोमिनी है, उसकी जितनी भी इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, एंड नेग्लेक्ट, और जो उसे सब नज़रअंदाज करते हैं, वह ड्यू टू कोथा मंगलम सुब्बू, और वो सब उसकी दुख तकलीफ इनसिक्योरिटी, उसको नकारना, सब कुछ कोथा मंगलम सुब्बू की वजह से है। Subbu was the number 2 at Gemini Studios. Subbu Gemini Studios में बॉस के बाद नंबर 2 उसी का नंबर था। He could not have had a more encouraging opening in films. उसके पास में प्रोत्साहित करने के लिए, फिल्म की ओपनिंग के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता था देन आवर ग्रोन अप मेकिंग बॉय हैड, जितना कि हमारे मेकअप बॉय जो कि ऑथर है उसके पास होता था। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, और इसके विपरीत उसने फेस किए थे, सामना किया था बड़े ही अनिश्चित और मुश्किल समय का। फॉर वेन ही बिगन हिज करियर, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी, देयर वर नो फॉर्मली इस्टाब्लिश्ड फिल्म, कोई भी इतनी ज़्यादा इस्टाब्लिश्ड का मीनिंग प्रोग्रेस्ड, बहुत सफल कोई फिल्म नहीं थी। प्रोड्यूसिंग कंपनीज, कोई भी फिल्म प्रोड्यूसिंग ना तो कंपनी थी ना ही स्टूडियो था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और अगर शिक्षा की बात भी करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, तो कोथामंगलम सुब्बू के पास औपचारिक शिक्षा थी। सुब्बू could not have had an appreciable lead over our boy, और सुब्बू हमारे जो बॉय है, जो कि ऑफिस बॉय है, उससे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी प्रशंसनीय या ऊपर नहीं था। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, लेकिन उसके पास एक गुण था कि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। अ वर्च्यू इंडीड, एक गुण वाकई। He must have had exposure to more affluent situations, और वह दिखा सकता था कहीं ज़्यादा एफ्लुएंट का मीनिंग पूरी भरी पूरी स्थिति को दिखा सकता था, एंड पीपल, और लोग।
ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, और सुबू के पास में खासियत थी कि वह हर समय हंसमुख खुश रहता था। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन फ्लॉप फिल्म्स, अगर उसका हाथ बिल्कुल फ्लॉप फिल्म के अंदर भी होता था, बिल्कुल असफल फिल्म में भी होता था, तब भी वह बहुत ही खुश दिखाई देता था। He always had work for somebody, और वह हमेशा ही दूसरों के लिए काम करता। He could never do things on his own, वह कभी भी कोई चीज़ अपने आप नहीं करता। But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely, लेकिन उसकी स्वामी भक्ति का जो सेंस था, जो फीलिंग थी, जो भावनाएं थीं, वो उसकी पहचान अपने आप में बनाती थीं, क्योंकि पूरी तरह से वे अपने प्रिंसिपल, अपने आप को मुख्य रूप से ऊपर रखता था। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू द प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और अपनी पूरी सृजनात्मकता को मुख्य अपनी विशेषता के ऊपर टर्न कर देता था, मोड़ देता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, टेलर मेड का मतलब कि वाकई वह फिल्म के लिए ही बनाया गया किरदार था। Here was a man who could be inspired when commanded, और वहाँ पर एक आदमी ऐसा भी था जो कि इंस्पायर हो जाता था जब भी उसे आदेश दिया जाता था, वह प्रेरित हो जाता था जब भी उसे आदेश मिलता था। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस, और एक चूहा शेरनी से लड़ता है और अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड किल्स हर, और उसे मार देता है। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, और लेकिन वह शेरनी के, टाइग्रेस के बच्चों के ऊपर दया दिखाता है। एंड टेंड्स देम लविंगली, और उनको बड़े प्यार से उनकी देखभाल करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मैं नहीं जानता था इस दृश्य को कैसे किया जाए। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कहेंगे, एंड सुब्बू वुड कम आउट, प्रोड्यूसर कहेगा मैं नहीं जानता इस दृश्य को कैसे किया जाए, और तब जो सुब्बू है वो क्या करेगा, वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफ स्प्रिंग, और तब सुब्बू 4 तरीके लेकर आएगा कि उस चूहे का प्यार कैसे उसने जो है वो प्यार को टपकाना है अपने उस विक्टिम, उस शिकारी के बच्चों के ऊपर। तब सुबह 4 तरीके और ले आएगा जब प्रोड्यूसर कहेगा मुझे नहीं पता इस दृश्य को कैसे करें। गुड, बहुत अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत प्रभावशाली है। द प्रोड्यूसर वुड से, और फिल्म का निर्देशक कहेगा, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives। इतना कहने की बात है कि सुब्बू 14 और नए तरीके निकाल लाएगा, विकल्प निकाल लाएगा इस दृश्य को फिल्माने के। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू, फिल्म को बनाना और उसके लिए सुब्बू जैसे आदमी के लिए बहुत ही आसान बात थी। सुब्बू अराउंड, एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, और जेमिनी स्टूडियोज के सुनहरे समय में अगर कोई भी व्यक्ति उसका किसी भी फिल्म का निर्देशन करता या फिल्म को परिभाषित करता तो जेमिनी स्टूडियो में सिर्फ वो सुब्बू था और कोई नहीं। It was Subbu had a separate identity as a poet, और सुब्बू की एक अलग से पहचान थी एक कवि होने की। And though he was certainly capable of more complex and higher forms, और हालांकि निश्चित रूप में वह बहुत समर्थ था बड़ी ही जटिल और उच्च तरह की कविताएं लाता था। He deliberately chose to address his poetry to the masses। Deliberately का मीनिंग जबरदस्ती वे अपनी कविताएं लोगों को, भीड़ को संबोधित करता था। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements।
फिल्मों की सफलता ने उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स, साहित्यिक उपलब्धि के ऊपर पूरी तरह से उसे छाया दे दी थी और उसे बौना कर दिया था। कहने का मतलब जो उसकी साहित्यिक प्रतिभा थी, फिल्म के आगे फिल्म ने उसकी साहित्यिक प्रतिभा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, उसके आलोचक ऐसा महसूस करते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, और उसने बहुत सारी सच्ची वास्तविक कहानी और कविताएं उसने रचित की थी इन फोक रेफ्रेन। रेफ्रेन का मीनिंग बार बार गानों की तरह, लोक गानों की तरह, एंड डिक्शन, और डिक्शन की तरह उसने बहुत सारी चीज़ों को क्या किया था, उसने शब्दों के उच्चारण इत्यादि को, डिक्शन का मीनिंग सब शब्दों के उच्चारण इत्यादि को, उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कंपोज किया था। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, और उसने एक लंबा चौड़ा नॉवल लिखा था, थिलाना मोहनम्बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स, और उसके अंदर दर्जनों ऐसे चरित्र थे जिनकी मूवमेंट बड़ी क्विक थी और वो आसानी से सर्फेस पर आकर एक्ट कर सकते थे। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, और वह बड़ी ही सफलता से फिल्म में मूड को क्रिएट कर लेता एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, बड़ी सफलता से वह बना लेता और तौर तरीके बना लेता 20वीं शताब्दी से पहले की देवदासियों के भी सफलता से वह मूड बना लेता। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वह वाकई अद्भुत कलाकार था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, उसने कभी उम्मीद नहीं की कि फिल्मों में उसे मुख्य भूमिका मिल जाए। बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, लेकिन कोई भी छोटा मोटा रोल अगर वह फिल्म में अदा करता, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, और माना जाता कि वह मुख्य कलाकार से कहीं ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन, उसके मन में हर एक के लिए शुद्ध प्यार था। ही केम अक्रॉस, जिससे भी वह मिलता, एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस, और उसका घर परमानेंट रहने की जगह बन गया था फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस, उसका घर पूरी तरह से पक्की तरह से रहने की जगह बन गया था। दर्जनों उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार और उसके जान पहचान के उसके घर में लगातार आकर रहते। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them, और ये सुब्बू की नेचर के अगेंस्ट था टू बी इवन कॉन्शियस दैट, लेकिन वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वह भोजन करा रहा है और सहायता कर रहा है बहुत सारे ऐसे ही लोगों की। सच आ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, ऐसा दयालु और इम्प्रोविडेंट का मीनिंग जो कि अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, ऐसा व्यक्ति। एंड येट ही हैड एनिमीज, लेकिन फिर भी उसके शत्रु थे। इतना ज़्यादा दयालु आदमी लेकिन फिर भी उसके शत्रु थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने बॉस के बहुत नज़दीक था। और वॉज इट हिज जनरल डिमीनियर दैट रिजेंबल्ड साइकोफेंट्स, और या फिर उसका व्यवहार ही ऐसा था जिसने चमचागिरी जो है वो करता था, या फिर साइकोफेंट होता है बेटा चमचा बनना किसी का, क्या वह अपने बॉस का चमचा था? और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर उसका हमेशा तैयार रहना हर बात के लिए अच्छी अच्छी बातें करना इन एनी केस, किसी भी तरीके से। देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, यहाँ पर एक व्यक्ति था मेकअप डिपार्टमेंट में, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, जो कि सुब्बू के लिए बुरे से बुरी बातों को सोचता था, है ना। और वो कौन है? हमारा ऑफिस बॉय, है ना।
यू सॉ सुबू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स। और आप देखते हैं कि सुबू हमेशा अटेंडेंस जहाँ पर लगती थी जिस रोल में, वहाँ पर हमेशा सुबू जो है बॉस के साथ रहता। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट, और उसे उस समूह में रखा जाता, वो डिपार्टमेंट जिसको कि कहानी का डिपार्टमेंट कहा जाता, कंप्राइजिंग अ लॉयर। और ये स्टोरी डिपार्टमेंट बना था अ लॉयर, एक लॉयर से, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, और लेखकों से और कवियों से ये बना था स्टोरी डिपार्टमेंट। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र, और जो वकील है वो ऑफिशियली कहलाता था कानूनी सलाहकार। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट, लेकिन हर कोई उसको उसका विपरीत ही बुलाता। इन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक ज़रूरत से ज़्यादा कुशल और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक एक्ट्रेस थी, एक हीरोइन थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, और जो कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही टेम्परामेंटल का मतलब मन आया तो ये कर लिया, मन आया तो वो कर लिया, मूडी थी। टेम्परामेंटल का मीनिंग वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार क्या हुआ कि वह सेट के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। किसे? हीरोइन को। वाइल एवरी वन स्टूड स्टंट, जबकि हर कोई, स्टंट का मतलब बिल्कुल चुप होके, हैरान होकर, स्तंभित होके हर कोई खड़ा था। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और उस लॉयर ने, वकील ने धीमे से रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को खोल दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, और जैसे ही एक्ट्रेस जो है सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने उससे कहा, 1 मिनट प्लीज, कृपया 1 मिनट, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और जो भी उस हीरोइन या एक्ट्रेस का गुस्सा था जो उसने रिकॉर्ड किया था उसे चला दिया। देयर वॉज नथिंग इंक्रीमेटिंग, और यहाँ पर इंक्रीमेटिंग कुछ भी नहीं था। इंक्रीमेटिंग का मीनिंग होता है किसी को दोषी ठहराना, वो यहाँ पर कुछ भी दोषी ठहराने लायक नहीं था, और अनमेंशनेबली फाउल, और फिर बताने के लिए कुछ भी गलत नहीं था अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। और टायरेड का मीनिंग होता है एंग्री स्पीच, और जो भी एंग्री स्पीच थी एक्ट्रेस की, उसकी अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के अगेंस्ट उसने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ उसके अंदर टेप हो गया था और रिकॉर्डिंग हो गई थी, और इसमें किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता था। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस ने अपनी दोबारा आवाज़ जो है वो रिकॉर्डिंग साउंड इक्विपमेंट में सुनी, शी वॉज स्ट्रक डम्ब, वह तो बिल्कुल चुप हो गई, हैरान हो गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक ऐसी हीरोइन, एक ऐसी लड़की जो कि ग्रामीण क्षेत्र की थी। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, उसको अभी संसार की बातों की जितनी भी स्टेजेस थी, स्तर थे, उनका कोई अनुभव नहीं था। दैट जनरली प्रोसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, और जो कि अभी भी जो है वो सोफिस्टिकेशन, इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण, और सोफिस्टिकेशन का मीनिंग विकसित जो है एक पोजीशन, उसने अभी उसे संसार का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, और वो ऐसी स्थिति में नहीं आई थी जहाँ पर महत्व और बहुत ही ज़्यादा विकसित वह हो सके। दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुल्टेड इनटू, और वह किस जगह पर आ पहुंची थी उसको किसी भी बात के बारे में नहीं पता था। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, इस डर से वे कभी बाहर नहीं निकल पाई। शी फेल्ट दैट डे, जो उसने उस दिन महसूस किया। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड अ ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और उसके छोटे से और बहुत ही चमकीले एक्टिंग के करियर का ये अंत हो गया। द लीगल एडवाइज़र हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, और वो लीगल एडवाइज़र, कानूनी सलाहकार जो कि सदस्य था स्टोरी डिपार्टमेंट का, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, और वह अनविटिंगली का मीनिंग बिना बुद्धि के, जिसने उसके करियर का ये दुख भरा अंत जो लाया।
अगर वो रिकॉर्डिंग ना करता तो उसको एक्ट्रेस को पता नहीं लग पाता कि वो कितने गुस्से में बोली थी और किस तरह से प्रोड्यूसर को बोली थी. नाउ जस्ट अ मिनट बेटा. Yes, now, and while every other member of the department wore a kind of uniform, और डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते थे, खादी धोती विद a slightly oversized and clumsily tailored white खादी शर्ट और सफ़ेद रंग की धोती और हल्की सी बड़ी और बहुत ही अजीब किस्म की सिली हुई सफ़ेद खादी की कमीज़ पहनते थे. द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड अ टाई, लेकिन कानूनी सलाहकार पैंट और पहनता था, टाई लगाता था, एंड समटाइम्स अ कोट, कभी कभी कोट भी पहनता था. लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, ऐसा लगता था कि एक मेल का कोट. ओके. Often he looked alone and helpless, अक्सर वह अकेला और असहाय लगता था. A man of cold logic in the crowd of dreamers, एक ऐसा व्यक्ति जिसके तर्क बिल्कुल ठंडे थे और वह सपना लेने वालों की भीड़ में ऐसा व्यक्ति था. A neutral man in an assembly of Gandhites and Khadaites, वह एक ऐसा उदासीन व्यक्ति था गांधीवादियों के बीच में और खादी पहनने वालों के बीच में, बिल्कुल अलग थलग व्यक्ति था. कौन? लॉयर. लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, और बहुत सारे ऐसे जो कि बॉस के बहुत नज़दीक थे. ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, और उसको जो है अलाउ किया गया कि वह एक फिल्म को बनाए. एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, और हालांकि और भी बहुत सारी कच्ची चीज़ें और पैनकेक का प्रयोग किया गया. नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, फिल्म में ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ. देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन एक दिन क्या हुआ, बॉस ने स्टोरी का जो डिपार्टमेंट था, जो विभाग था, उसे बंद कर दिया. एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, और वाकई शायद यह सिर्फ एक उदाहरण था पूरी मनुष्य के इतिहास में, वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, और यहाँ पर वकील की जो नौकरी थी वह चली गई. बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि कवियों को कहा गया था कि वह अपने अपने घर चले जाएं. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. योगियार, और जेमिनी स्टूडियो एक बहुत ही पसंदीदा स्थान था कवियों का, जैसे कि S.D.S. योगलार. ओके, योगियार. yes now सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इन सब का एक बहुत ही पसंदीदा स्थान था. इन कवियों का ये पसंदीदा स्थान था. कौन सी जगह? जेमिनी स्टूडियो. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day, और यह बहुत ही बेहतरीन बात थी कि यहाँ पर दिन के सारा समय अच्छी कॉफ़ी मिला करती थी. एंड फॉर मोस्ट ऑफ द नाइट, और पूरी रात पूरा दिन एक अच्छी कॉफ़ी मिला करती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee, और ये वो दिन थे कि जब कांग्रेस रूल को बिल्कुल मेंट प्रोहिबिशन, उन पर रोक लगी थी और वह मीटिंग भी नहीं कर सकते थे. कप कॉफ़ी के ऊपर भी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और बजाय इसके ये बड़ा संतुष्ट कर देने वाला यह मनोरंजन था. इस जगह पर बैठना एक मनोरंजन था, क्योंकि सुबह शाम कॉफ़ी अच्छी मिलती थी, और हालांकि उनको मीटिंग करने का, कांग्रेस वालों को मीटिंग करने का प्रोहिबिशन था, वो लोग मीटिंग नहीं कर सकते थे. Bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry. ये जितने भी हैं S.D.S. योगियार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सभी ये नेशनल पोइट हैं ये, और फ्रीडम फाइटर भी हैं, फ्रीडम पोइट हैं ये. इट हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड,
Okay, now yeah, bearing the office boys and a couple of clerk और office boys को और दो clerk को, everybody else at the studio radiated leisure. हर एक स्टूडियो के अंदर leisure आराम को चाहता था, prerequisite for poetry, और हर किसी की पहली आवश्यकता थी कविता करना. मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी. उनमें से ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे. बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. और लेकिन इसके पीछे उनके मन में ज़रा सी भी प्रशंसा नहीं थी. कोई भी राजनीतिक विचार किसी भी तरह का आता और तो गांधी जी के कोई भी राजनीतिक विचार आते और उन लोगों के मन में हल्की सी भी प्रशंसा की किरण नहीं आती. नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. और वे सारे के सारे जो है वो प्रतिकूल थे, अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल थे जो टर्म थी कम्युनिज्म. ठीक है. अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन. कम्युनिज्म का मतलब होता है, कम्युनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो कि भगवान रहित होता है, गॉडलेस जो कि भगवान को नहीं मानता. ही हैड नो फिलियर और कंजुगल लव. उसके मन में अपने बेटा बेटी संबंधी, फिलियल और कंजुगल लव होता है बेटा बेटी या अपने सगे संबंधियों के प्रति कोई प्यार नहीं होता था. ही हैड नो कंपंक्शन. और उसके मन में कोई भी मलाल नहीं होता था, कोई भी दुख नहीं होता था अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स. कि उनके मन में कोई दुख नहीं होता था कि वे अपने पेरेंट्स को मार दें, अपने बच्चों को मार दें. ही वॉज ऑलवेज आउट टू एंड स्प्रेड अनरेस्ट. और वे हमेशा ही कारण बनते थे और फैलाते थे असंतोष एंड वॉयलेंस और हिंसा अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल. निर्दोष और अज्ञानी लोगों के बीच में वह हमेशा हिंसा और असंतोष फैलाते थे. सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर. इस तरह के विचार, नोशन का मतलब आइडियाज़, हर जगह जगह फैले हुए थे. एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो. और उस समय दक्षिण भारत में इस तरह के विचार फैले हुए थे. नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज. और वेगली का मतलब अनक्लियरली, ये खादी पहनने वाले जो कवि थे जेमिनी स्टूडियो में, उनके बीच में भी अस्पष्ट रूप से ये विचार तैरा करते थे. एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग. और इसका जो सबूत है वो आगे आने ही वाला था. When फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी. और फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जिसे शॉर्ट फॉर्म MRA भी कहते हैं, some 200 strong visited Madras sometime in 1952. और उन लोगों ने 200 करीब सोल्जर्स ने मद्रास आए वह 1952 में. they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. और जेमिनी स्टूडियो में ही उनको बहुत ही प्यार से उनका वेलकम किया गया, कहीं और उन्हें ऐसा वेलकम नहीं मिला. Someone called the group an international circus. कुछ लोगों ने इस समूह को अंतर्राष्ट्रीय सर्कस भी कहा. They were not very good on the trapeze. और वह बिल्कुल भी झूला, ट्रेपीज क्या होता है, जो कि सर्कस में झूला झूलते हैं, वह झूला झूलने में ज़रा भी अच्छे नहीं थे. एंड दियर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल. और उनकी पहचान जानवरों से सिर्फ डिनर करते वक्त डिनर टेबल पर होती थी, बाकी वे किसी जानवर को नहीं पहचानते थे. बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. लेकिन उन्होंने 2 नाटक खेले बड़े ही व्यावसायिक तरीके से. देयर जॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर. ये 2 नाटक थे, उनके 2 नाटक थे उन्होंने जो खेले, जॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर. रेन सेवरल शोज इन मद्रास, जिसके बहुत सारे शो चले मद्रास में. एंड अलोंग, जस्ट अ मिनट बेटा, एंड अलोंग
along with the other citizens of the city, और दूसरे निवासियों के भी शहर के दूसरे निवासियों के बीच में भी चले. The Gemini family of 600 saw the plays over and over again. और जेमिनी परिवार के जो 600 लोग थे उन्होंने इन नाटकों को बार बार देखा. द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन. और जो इन नाटकों का संदेश था वह बिल्कुल साधारण था. एंड सिंपल होमिलीज, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होमिलीज का मीनिंग सिंपल टीचिंग्स थी, बहुत ही साधारण शिक्षा थी. बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट. लेकिन जो उसका सेट था नाटकों का और जो उनके कपड़े थे वो बहुत ही उच्च कोटि के थे. मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड. मद्रास और जो तमिल ड्रामा के जो समुदाय के जो लोग थे वो इन नाटकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज, और ज़्यादा आने वाले कुछ वर्षों में लगभग सभी तमिल नाटकों के अंदर हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट. उनमें सूर्य उगने और सूर्य ढलने का जो दृश्य था इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद अ बेयर स्टेज. और खाली स्टेज में जैसे जोथम वैली के अंदर सूर्य का उगना सूर्य का ढलना दिखाया जाता था, बहुत से तमिल के नाटकों में ऐसे ही दृश्य वर्षों तक फिल्माए गए. अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, और एक सफ़ेद रंग का पीछे पर्दा. एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और बांसुरी के ऊपर धुन बजाना. इट वॉज सम ईयर्स लेटर, और कुछ वर्षों के बाद दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म. और कुछ ही वर्षों के बाद मैंने ये सीखा कि ये जो मॉरल आर्मामेंट आर्मी थी, री आर्मामेंट आर्मी थी, वो एक तरह की काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के विरुद्ध. एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वसंत सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स. और जो हमारे बिग बॉसेस थे मद्रास के, जैसे मिस्टर वसंत, वो इन लोगों के हाथ की कठपुतली थे. आई एम नॉट श्योर, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था हालांकि दैट दिस वॉज इंडीड द केस, कि ये वाकई एक केस है. आई एम नॉट श्योर हाउएवर, हालांकि मुझे पक्का विश्वास नहीं था दैट दिस वॉज इंडीड द केस, कि वाकई ऐसा ये केस था. फॉर द अनचेंजेबल आस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस, और इनके बिना बदले जाने वाले बड़े बड़े बॉसेस के बिना बदले जाने वाले जो पक्ष हैं, एंड देयर एंटरप्राइजेज, और जो इनकी संस्थाएं हैं, रिमेन द सेम, एक सी ही रहेंगी, चाहे वो MRA आए या ना आए. इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म आए या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म ना आए, इनकी संस्थाएं एक सी रहेंगी. The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 नेशनैलिटीज़. और जेमिनी स्टूडियो का बहुत ही अच्छा समय गुजरा कि उन्होंने स्वागत किया 200 लोगों का, सभी तरीके के, सभी साइज़ के, और कम से कम 20 राष्ट्रीयों का स्वागत किया. इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स. और ये एक वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव था. एक सामान्य जो भीड़ क्राउड प्लेयर्स थे, वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट. और जितनी भी भीड़ थी और जो क्राउड प्लेयर्स थे वे इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके मुंह पर मेकअप की थिक परत ऑफिस बॉय द्वारा मेकअप डिपार्टमेंट से की जाएगी. भीड़ के प्लेयर्स इंतज़ार कर रहे थे. A few months later, कुछ महीनों के बाद, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed. और जितने भी बिग बॉसेस थे मद्रास के, उन सभी के फ़ोनों की घंटी बजी. एंड वंस अगेन, एक बार फिर, वी एट जेमिनी स्टूडियोज़ क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर. और हमने शूटिंग स्टेज पूरा खाली किया एक दूसरे विजिटर का स्वागत करने के लिए.
ऑल दे सैड वॉज दैट ही वॉज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, और जो कुछ भी उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि यह इंग्लैंड का कवि है। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जैमनी स्टाफ न्यू और हर्ड, और सिर्फ एकमात्र इंग्लैंड का जो कवि थे जिनके जो कि सिंपली साधारणतः जैमनी स्टाफ के लोग जानते थे या सुना था, ऑफ वर वर्ड्सवर्थ या टेनिसन, और द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स शैली एंड बायरन, और जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने कीट्स शैली और बायरन के बारे में भी सुना था। and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हल्का फुल्का इलियट के बारे में भी सुना था। who was the poet visiting the Gemini studios now, अब यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो की विजिट करने कौन सा कवि आ रहा था? ही इज़ नॉट अ पोएट, वह कवि नहीं था, ही इज़ एन एडिटर, वह तो पत्रिका अखबार का एडिटर था। दैट इज़ वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, और इसीलिए क्योंकि बॉस भी जो है वो आनंद विकटन का एडिटर था, इसीलिए हमारे बॉस मिस्टर वसन ने उनका एक बहुत बड़ा स्वागत किया। वसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकटन, क्योंकि वसन भी एडिटर थे बहुत बड़ी तमिल पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका आनंदा विकटन के। He was not the editor of any of the known names of British publications in Madras, और वह कोई ऐसे एडिटर नहीं थे कि मद्रास में ब्रिटिश पब्लिकेशंस के जाने माने नामों में से एक हों। एंड दैट इज़ दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज़, जो कि जेमिनी स्टूडियो में जाने जाएं। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, और जो टॉप व्यक्ति थे हिंदू के, द हिंदू पत्रिका और अखबार के, उन्होंने पहल की। द सरमाइस वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली, और खबर ये थी कि ये जो कवि है वह डेली का एडिटर है, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स, लेकिन ये मैनचेस्टर गार्जियन या लंदन टाइम्स डेली का एडिटर नहीं है। That was all that even the most well informed among us knew, और हम में से जो ज़्यादा अच्छे से जानते थे उन लोगों ने ये बात जानी। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon, और अंत में शाम दोपहर 4 बजे, द पोइट और द एडिटर, वह पोइट और एडिटर पहुंचा। ही वॉज अ टॉल मैन वेरी इंग्लिश, वह बहुत लंबा था, अंग्रेज था, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और बहुत गंभीर था और वाकई हम उसको नहीं जानते थे। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, और आधा दर्जन पंखे जो थे, स्टैंड वाले पंखे जो है शूटिंग स्टेज पर रखे गए। द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच, हमारे मिस्टर वसन बॉस ने एक लंबी सी स्पीच पढ़ी। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर, और इस स्पीच से साफ पता चलता था कि वह भी अपने आने वाले पोइट या एडिटर के बारे में कम जानते हैं। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, और स्पीच साधारण शब्दों के साथ थी, बट हेयर एंड देयर इट वॉज पैपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम, लेकिन यह स्पीच कहीं कहीं भरी हुई थी मिर्चों वाले शब्द से, जैसे कि फ्रीडम, जैसे आज़ादी या फिर लोकतंत्र। देन द पोइट स्पोक, उसके बाद कवि की बारी आई, कवि बोला। ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड अ साइलेंट ऑडियंस, और उसने बहुत हैरान और शांत रहने वाले दर्शकों को संबोधित नहीं किया। नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कोई नहीं जानता वे किस बारे में बात कर रहा था। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग, और जितने भी उसके एसेंट थे, तरीके थे, स्टाइल थे, सभी बेकार थे यह समझने के लिए कि वह क्या कह रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, सारी बातें उसकी 1 घंटे तक चली। देन द पोइट लेफ्ट, और फिर वह कवि चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट, हम के सब बड़ी हैरानी परेशानी में भी तितर बितर हो गए। वट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे थे? वट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, और यह अंग्रेजी कवि यहाँ क्या कर रहा था फिल्म स्टूडियो में, ऐसी फिल्म स्टूडियो जो कि तमिल फिल्में बनाती है, बिल्कुल साधारण तरह के लोगों के लिए बनाती है। People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry, और यहाँ के लोग कम से कम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वह अंग्रेजी कविताओं का स्वाद चख पाएँ या उन्हें कल्टीवेट कर पाएँ, बना पाएँ।
द पोएट लुक्ड प्रिटी baffled टू, और वह पोएट भी बड़ा ही हैरान परेशान लग रहा था. फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity ऑफ his talk अबाउट द थ्रिल्स एंड द ट्रेवल्स ऑफ द इंग्लिश पोइट. और वह भी एक बहुत इनकॉन्ग्रुएटी नहीं ला पा रहा था अपनी बातचीत में. कोई भी उत्तेजना जो है वो जैसे कि एक इंग्लिश पोइट की कविताओं में होता है, कोई भी उत्तेजना या फिर बहुत ही शुद्धपन नहीं ला पा रहा था. His visit remained an unexplained mystery, और उसका आना एक ना वर्णन की गई रहस्य के रूप में रह गया. द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, और इस संसार के जो गद्य लिखने वाले जितने भी लेखक हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे. बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, लेकिन मेरा विश्वास बढ़ता और बढ़ता गया दिनों दिन. दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परसूट ऑफ अ जीनियस, कि गद्य लिखना ना ही और ना ही हो सकता है एक सच्चा, जिसमें हम परसूट ऑफ अ जीनियस कहें, एक सच्चा जीनियस नहीं हो सकता जो कि गद्य इत्यादि को लिखता है. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. और ये एक ऐसे धैर्यवान और एक ज़िद्दी और एक सुरक्षित रखने वालों की ज़िद है जो कि अपने दिल को बहुत छोटा करके इस तरह की चीज़ों को nothing can break it, और कुछ भी जो तोड़ा नहीं जा सकता उस तरीके से लिखते हैं. रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, और रिजेक्शन की जो पर्चियाँ होती थी उसमें इनके आने का कोई भी मतलब नहीं था. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor. और वह क्या करते थे, एक फ्रेश ताज़ी कॉपी बनाते थे एक लंबे से गद्य की, और इसको एक दूसरे एडिटर के पास भेज देते थे. एंड क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, और उसके साथ में पोस्टेज लगा देते थे कि उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो ओरिजिनल कॉपी है, उसे वापस भेज दें. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. और ऐसे ही लोग थे द हिंदू के जिन्होंने एक छोटी छोटी अनाउंसमेंट कर रखी थी अमहत्वपूर्ण तरीके से, और अनइम्पॉर्टेंट पेज के लिए अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर. एक छोटी कहानियों का जो कॉन्टेस्ट था ब्रिटिश पीरियडिकल ने, पत्रिका ने द एनकाउंटर के नाम से प्रस्तुत किया, ऑर्गेनाइज किया. Of course, वाकई the encounter was not known commodity among the Gemini literati, और जैमनी में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे द एनकाउंटर उनके लिए कोई चीज़ जानी मानी नहीं थी. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage, और मैंने इस पीरियोडिकल का विचार लेना चाहा इससे पहले कि मैं पोस्टेज के लिए जितना सम चाहिए था, अमाउंट चाहिए था, खर्च करूं. सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट, मैंने भी अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी इंग्लैंड. इन दोज डेज, उन दिनों में द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स, और ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा साइन बोर्ड नहीं लगा था. एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इन टू अ फॉरबिडन एरिया, और ना ही कोई ऐसा नोटिस लगा था जिससे ये पता चले कि आप किसी निषिद्ध क्षेत्र के अंदर चुपचाप घुस रहे हैं. And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, और एनकाउंटर की बहुत सारी कॉपियाँ जो हैं वो रखी हुई थी ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, और लगभग किसी ने भी उन्हें छुआ नहीं था. व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, जैसे ही मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हर्ट, और सिकुड़े हुए दिल में मेरे मन में घंटी बजने लगी. इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जैमिनी स्टूडियोज़, ये वही कवि था जिसने जैमिनी स्टूडियो में जो आया था. I felt like I had found a long lost brother, मुझे लगा जैसे मैंने अपना लंबे समय से खोया भाई पा लिया. And I sang as I sealed the envelope, और मैं गाना गाने लगा जैसे ही मैंने लिफाफे को बंद किया. And wrote out his address, और उसका पता लिखा.
I felt that he too would be singing the same song at the same time. मैंने महसूस किया कि वह भी इसी समय यही एक गाना गा रहा होगा. Long lost brothers of Indian films डिस्कवर ईच अदर, और लंबे समय से खोए हुए भाई जैसे कि भारतीय फिल्मों में खो जाते हैं, उन्होंने एक दूसरे को पा लिया बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, एक जैसा गाना गाकर इन द फर्स्ट रील, पहली ही रील के अंदर, एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, और फिल्म की अंतिम रील के अंदर. स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वॉज हिज नेम, उस कवि का नाम था स्टीफन स्पेंडर. एंड ईयर्स लेटर, और कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जब मैंने जेमिनी स्टूडियो से काम छोड़ दिया, एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, लेकिन मेरे पास समय तो बहुत था लेकिन पैसा नहीं था. एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, कोई भी कम कीमत की चीज़ होती थी वह मेरा ध्यान आकर्षित करती थी. ऑन द फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ द मैड्रास माउंट रोड, और मद्रास माउंट रोड के ऊपर बिल्कुल सामने, पोस्ट ऑफिस के सामने, देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसा ईच. एक ढेर लगी हुई बिल्कुल नई किताबें पड़ी थी और हर किताब की कीमत 50 पैसा थी. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, और वास्तव में ये उन्हीं किताबों की कॉपी थी, सेम किताबों की कॉपी थी. एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और बहुत ही शानदार पेपर बुक अमेरिकन किताबों की थी. स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और छात्रों के लिए कम कीमत की, विशेष कम कीमत की किताब. इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, और ये किताबों की कीमत इसलिए कम थी क्योंकि रशियन क्रांति को, रशिया की क्रांति को 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी. आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, मैंने 50 पैसे अदा किए और कॉपी, एक किताब को उठा ली. द गॉड दैट फेल्ड, और किताब के ऊपर लिखा था भगवान जो कि असफल हुए. 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नीज, और 6 बहुत ही प्रसिद्ध जो एमिनेंट मैन थे, उन्होंने अपने शब्दों को अलग अलग निबंध के रूप में डिस्क्राइब किया था. देयर जर्नी, उनकी यात्रा, इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और कम्युनिज्म के अंदर और फिर भ्रमित होकर वापस आने की यात्रा. और आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर क्वेल्स्टर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर, मुझे फिर नाम दिमाग में गूंजा. सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, और किताब मेरे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण हो गई. स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, ये स्टीफन स्पेंडर था जिसने कि जेमिनी स्टूडियो में जो आया था. इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, और एकदम से मेरे मन का एक अंधेरा कोना उजला हो गया, और धुंध भरी, हेजी इल्यूमिनेशन का मीनिंग धुंध भरी, और लेकिन उसमें रोशनी जाग गई मेरे मन के अंधेरे कोने में. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, और स्टीफन स्पेंडर ने जो कुछ भी कहा था जेमिनी स्टूडियो में, अब वह कोई रहस्य नहीं रहा. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विथ स्पेंडर्स पोइट्री, और जो हमारे यहाँ के बॉस हैं मिस्टर वसन जेमिनी स्टूडियो के, उन्हें स्टीफन स्पेंडर की कविताओं का से कुछ लेना देना नहीं है. बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, ना ही उनके उस भगवान से लेना देना है जो कि असफल हुआ. Yes, beta, the chapter was much difficult, but thanks for watching, and please subscribe my channel, and comments करना बिल्कुल मत भूलिए. लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.